Hello everyone, I am Abhay Sukla, selected as GST Inspector through SSC CGL 2025 in my first attempt at the age of 21. In this video, I will share my exact strategy how I cracked this exam in just 8 to 10 months preparation. इस वीडियो के लास्ट में मैंने 3 ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक को भी शेयर किया है जो मुझसे मेरे प्रिपरेशन के फेज़ में हुई थी। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने 2024 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और ये मेरा CGL का पहला अटेम्प्ट था। CGL के अलावा मैंने CHSL का प्री, CPU का प्री, IB ACIO का प्री, ये तीनों एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया है। अगर मैं बात करूं, अगर आप इस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी को कम्प्लीटली फॉलो करेंगे और अगर आप भी अपना 100% देंगे तो आप भी पहले अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले SSC CGL के एग्ज़ाम पैटर्न को जान लेते हैं। SSC CGL में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री और एक मेंस। प्री का एग्ज़ाम जनरली जुलाई या अगस्त के मंथ में होता है और प्री के एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड GS। 25 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद में आपका मेंस का पेपर होता है जो जनरली दिसंबर या फिर जनवरी के मंथ में होता है। मेंस के एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में मैथ एंड रीजनिंग पूछी जाती है, 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल 180 मार्क्स का सेक्शन 1 होता है। सेक्शन 2 की बात करें तो उसमें इंग्लिश आता है 45 क्वेश्चन और GS पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के 70 क्वेश्चन और 210 मार्क्स का सेक्शन 2 होता है। आपकी मेरिट जो होती है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के कंबाइंड स्कोर के बेसिस पे होती है। टोटल 390 मार्क्स का पेपर होता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 3 में बात किया जाए तो कंप्यूटर एग्ज़ाम होता है जो कि क्वालिफाइंग इन द नेचर होता है। उसके बाद में आपकी टाइपिंग होती है और लास्ट में आपकी मेरिट निकलती है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की कि आपकी क्या ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में सबसे पहले मैथ्स की स्ट्रेटजी जानते हैं। SSC की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो मैथ ही क्रिएट करता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी मैथ ही होता है, क्योंकि मैथ का सिलेबस जो हर एक टीचर पढ़ाते हैं वो लगभग 400 या 450 वीडियोस के करीब होता है। जैसे गगन सर, अभिनय सर, इनका अगर वीडियोस देखोगे तो बहुत लॉन्ग वीडियोस होती हैं और 2-2 घंटे की वीडियोस होती हैं। मतलब अगर सिलेबस ही कंप्लीट करोगे तो आपको 8 से 10 महीने केवल वीडियोज़ कंप्लीट करने में ही लग जाएंगे। तो आप कब प्रैक्टिस करोगे, कब आप सेक्शनल मॉक दोगे, कब आप रिविज़न करोगे? तो इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर और बहुत ही क्रिस्प होनी चाहिए। मैंने क्या किया है, मैथ्स की स्ट्रेटजी के लिए बताया है। सबसे पहले आप एक कोर्स लोगे। कोर्स कौन सा लोगे आप? केवल अर्थमेटिक का कोर्स लोगे। एडवांस का कोर्स किसी भी टीचर का नहीं लेना है, क्योंकि एडवांस अगर आप देखोगे तो उनकी वीडियोस लगभग 200-250 से के करीब एडवांस होंगी और अर्थमेटिक की कम से कम 180 वीडियोस के करीब, मतलब 400 वीडियोस होंगी। तो कैसे कंप्लीट कर पाओगे? आपको केवल अर्थमेटिक का कोर्स लेना है, उस कोर्स को आपको कंप्लीट करना है। टाइप वाइज क्वेश्चन थोड़े बहुत लिख लेने हैं, नोट्स बना लेना है जितना जल्दी बना सको, और उनकी जो सीट होगी उसको कम से कम 2 बार लगा लेना है। तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक का। और एडवांस के लिए क्या होगा? एडवांस के लिए तरीका, एडवांस के लिए मैंने ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे नंबर सिस्टम, LCM SCF, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रिंस पिरामिड। तो ये सारे चैप्टर्स को आपको पवन राव सर से पढ़ना है। यूट्यूब पे इनकी क्लासेस पढ़ी हुई हैं और इनके कॉन्सेप्ट की जितनी भी चीज़ें होंगी उसको आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। इनकी 25-25, 30-30 मिनट की वीडियोस होंगी, वो आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लोगे। जैसे ज्योमेट्री में लगभग 30 से 35 वीडियोस हैं, आप 3-3, 4-4 वीडियोस करके लगभग 1 हफ्ते में ही कंप्लीट कर लोगे और आपका नोट्स भी बन जाएगा। फिर क्या करना है आपको? बाकी ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्ट्स एंड डाइसेस, इन सारे चैप्टर को आपको मैथ्स मैनिया सर से पढ़ना है। यूट्यूब पे इनकी 1 शॉर्ट्स पड़ी हुई हैं और उसको देखना है, टाइप वाइज नोट्स बना लेना है। और डायरेक्ट आपको क्या करना है, PYQ बुक उठानी है। जो भी PYQ बुक आपको ठीक लगे, मैंने गगन सर का जो 8000 प्लस बुक थी वो मैंने लिया था, पर आपको ऐसी बुक लेनी है जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस अरेंज हो। और जैसे मान लीजिए आपने ज्योमेट्री पवन राव सर से कंप्लीट किया, अब आप PYQ बुक में देखेंगे कि लगभग 700 से 800 क्वेश्चंस हैं, पर आपको केवल और केवल CGL और CHSL के क्वेश्चन को ही टारगेट करना है, सभी क्वेश्चंस को नहीं लगाना है। तो टोटल लगभग अगर 800 क्वेश्चन है तो उसमें से 150 से 200 करीब क्वेश्चंस होंगे CGL की। तो इससे क्या होगा, आपकी टाइप वाइज चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी और आप जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट भी कर लोगे। अर्थमेटिक के ये सारे चैप्टर्स को आपको सीट से कंप्लीट करना है और बाद में अगर टाइम बचता है तो आप बुक को लगा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आपकी सीट से ही हो जाएंगी चीज़ें।
बाकी ये 3 चैप्टर मैंने जो सर्कल में लिखे हैं, एक तो रेस, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर और इंस्टॉलमेंट, इन 3 चैप्टर्स को आपको हमेशा एग्जाम से लगभग 4-6 दिन पहले ऐसे 20-20 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके ही जाने हैं, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स तुरंत दिमाग से निकल जाते हैं। तो इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है एग्ज़ाम से पहले। बाकी आपको 30 तक का टेबल याद होना चाहिए, जैसे 28, 29 का टेबल याद होना चाहिए, 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 20 तक की क्यूब याद होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद करेंगी, आपको रीजनिंग में बहुत मदद करेंगी। रीजनिंग में अगर कोई भी ऐसी टाइप आ जाती है तो आपको बहुत मदद करेंगी उसमें। बाकी अभी आप सिलेबस पे फोकस करिए, और अगर आपकी बाद में स्पीड नहीं बढ़ती है तो आप कैलकुलेशन क्विज देना शुरू कर दीजिए। टेस्ट रैंकिंग पे बहुत सारी क्विजेस पड़ी हुई हैं। बाकी सेक्शनल मॉक पीवाईक्यू का आपको देना है। जब आपकी लगभग 30 to 40% या 50% के करीब सिलेबस खत्म हो जाए, फिर आप सेक्शनल पीवाईक्यू मॉक शुरू कर दीजिए। और आपको एक कॉपी अलग बनाना है। पीवाईक्यू में कोई भी नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, नई चीज़ें मिल रही हैं, उसको ज़रूर लिखना है। पर अगर बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उसको नोट मत करिएगा, बस उससे सीखिएगा कि क्या चीज़ें मैंने गलत की या क्या चीज़ें मैंने की, बस इतना ही करना है। ये आपकी मैथ्स की प्रॉपर गाइडेंस है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका मैथ्स का सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्दी आपका स्कोर भी बूस्टअप हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की स्ट्रेटजी की। तो रीजनिंग के लिए आपको रिवर्स मेथड फॉलो करना है। आपको एक सेक्शनल पीवाईक्यू मॉक देना है। फिर आपको लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स आपके गलत जा रहे हैं, तो आपको 1 या 2 टॉपिक को पकड़ना है और यूट्यूब पे सर्च करना है। जो भी सबसे ऊपर टीचर आएगा उसकी वीडियोस को आपको देखना है और शॉर्ट नोट्स बना लेना है। ऐसे लगभग 10 से 12 दिन अगर आप करेंगे तो आपके सभी टॉपिक्स ऐसे क्लियर हो जाएंगे, और ऐसे ही आपको करते रहना है। और डेली सेक्शनल मॉक आपको ज़रूर देना है। अब अगर बात किया जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले, जैसे अगर मान लीजिए आप एकदम नई, आपको लग रहा है कि सब कुछ एकदम नए टॉपिक्स हैं और पहली बार आप प्रिपरेशन में आए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि रीजनिंग का 1 शॉट पड़ा हुआ है मैथ्स मैनिया सर का 9 घंटे का, आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं। उन्होंने सारे टॉपिक्स को, और लगभग 2025 में जितने भी प्री में क्वेश्चंस आए थे इडिक्विटी पैटर्न के, उन सभी क्वेश्चंस को उन्होंने प्रैक्टिस कराया है। आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आप सेक्शनल मॉक देना शुरू कर दीजिएगा। बाकी आप एक और चैनल एंड गेम एसएससी को फॉलो कर सकते हैं। उनकी लगभग 11 वीडियोस पड़ी हुई हैं, पुरानी वीडियोस हैं, पर वो अब भी बहुत फ़ायदा देंगी। उनकी जो भी टाइप वाइज क्वेश्चंस उन्होंने कराया उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, और पेपर से पहले आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड गेम एसएससी टीचर ने एनालिटिकल रीजनिंग और सीरीज़ के बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए, तो आपको देखना ज़रूर है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको बीच बीच में प्रैक्टिस ज़रूर इनके करते रहने चाहिए, जैसे कि ऑर्डर रैंकिंग हो गया, फ्लोर वर्टिकल अरेंजमेंट हो गया, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना। तो ये सारे टॉपिक्स भी मैथ्स मैनिया सर ने करवाए हुए हैं अपने मैराथन में। बाकी मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन किसी भी एक टीचर को आप देख सकते हैं, ये भी वैसे मैथ्स मैनिया सर ने कराया हुआ है अपने मैराथन में। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो सकता है सर्कुलर अरेंजमेंट हो या लीनियर अरेंजमेंट हो, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर इस बार मेंस में भी क्वेश्चन आया था और लगभग हर प्री के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। फिगर सीरीज़ हो गया, फिगर सीरीज़ एंड गेम एसएससी ने भी कराया हुआ है, मैथ्स मैनिया सर ने भी कराया हुआ है। बाकी एनालिटिकल रीजनिंग दोनों सर ने कराया हुआ है, रीजनिंग मैथ्स मैनिया सर ने भी और एंड गेम एसएससी ने भी। तो आप दोनों की वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। और बाकी इसमें केवल ये करना क्या है कि पीवाईक्यू मॉक देते रहना है। एक सेपरेट कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा, जिसमें कोई भी टॉपिक नए मिल रहे हैं या नए टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो ज़रूर लिख लीजिएगा उसको। बाकी बहुत बल्कि नोट्स मत बनाइएगा, बस शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा, तो आपको वो मेंस के एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो ये हो गया प्रॉपर आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटजी। तो बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में। इंग्लिश की स्ट्रेटजी को मैंने 3 स्टेज में डिवाइड किया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस के बेसिस पे मैंने रीडिंग को लिया है, और सेकंड स्टेज पे वोकैब, और थर्ड स्टेज पे मैंने ग्रामर को मैंने सबसे कम प्रायोरिटी इसलिए दी है क्योंकि जब से इडिक्विटी पैटर्न आया है तब से ग्रामर की जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा कम हो गया है और वो कम्प्लीटली रीडिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो आपको अगर सीजीएल में, क्योंकि 135 मार्क्स का पेपर होता है मेंस में, तो आपको इंग्लिश सबसे बेस्ट करनी होगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपकी रीडिंग सबसे बेस्ट होनी चाहिए। तो रीडिंग के लिए मैंने किया है कि अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप हिंदी मीडियम से, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो आप इंग्लिश माध्यम के एडिटोरियल को फॉलो करना शुरू करिए। ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश माध्यम को फॉलो नहीं कर सकते, फिर भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो आप इनका पेड ले लीजिए या फिर टेलीग्राम पे जो ये फ्री एडिटोरियल देती हैं आप उनको लीजिए।
आपको इसको 3 स्टेज में रीड करना होगा इस कॉम्प्रिहेंशन को। सबसे पहले क्या करेंगे, आप कॉम्प्रिहेंशन को खोलेंगे, उस कॉम्प्रिहेंशन के नीचे लगभग 50 to 60 वोकैब्स ये डेली देती हैं। उस वोकैब्स को आपको लर्न नहीं करना है, केवल एक बार रीड ज़रूर करना है। रीड करने के बाद में आपको पहली बार कॉम्प्रिहेंशन को ऐसे धीरे धीरे स्पीड में पढ़ना है, ताकि आप उसके कॉन्टेक्स्ट को जान पाएँ। अगर आप मान लीजिए उसके कॉन्टेक्स्ट को या वो थोड़ा टफ लग रहा है आपको एडिटोरियल, तो नीचे वो वॉइस रिकॉर्डिंग देती हैं, आप उस रिकॉर्डिंग को देख करके कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ सकते हैं। पहली बार पढ़ने के बाद में फिर आपको दोबारा फिर पढ़ना है। अब दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो आपकी स्पीड पहले से ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, थोड़ा जल्दी स्पीड में आपको पढ़ना होगा। फिर पढ़ने के बाद में थर्ड स्टेज में क्या करना होगा आपको, थर्ड स्टेज में केवल और केवल क्या करना है, आपको हर एक लाइन को ऑब्जर्व करना है। किस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ पे है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन से आर्टिकल कहाँ पे यूज हुए हैं, कौन सी प्रीपोजिशन किस वर्ब के सामने यूज हुई है, कहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, इन सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है केवल। इसको करने के बाद में आपको फिर वोकैब की बात करते हैं। अगर आप रीडिंग 1 से 2 महीने भी करते हैं, केवल 1 महीने भी अगर आप करते हैं, तो आपको लगेगा कि आपकी इंग्लिश पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और आपका मॉक में स्कोर भी बढ़ने लगेगा। तो प्लीज़ रीडिंग को ज़्यादा फोकस करिएगा और कंसिस्टेंट तरीके से। हो सकता है आप एक दिन खाना मत खाइएगा, पर ऐसा मत करिएगा कि रीडिंग आप छोड़ दें। रीडिंग डेली करना है, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो, किसी भी दिन छोड़ना नहीं है। अब हम बात करते हैं वोकैब की। वोकैब में क्या करना है, वोकैब के लिए मैंने कहा है कि 4 बुक की जगह 1 बुक को फॉलो करिए, ये ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। तो ब्लैक बुक को मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ब्लैक बुक में क्या है कि इनफ वोकैब्स दी हुई हैं। सबसे पहले ब्लैक बुक में बहुत सारी वोकैब्स दी हैं, आपको केवल और केवल 3 चीज़ों पर पहले फोकस करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, इडियम और स्पेलिंग एरर को आपको लास्ट में रखना है। जब ये 3 चीज़ें फोकस में हो जाएं, ये 3 चीज़ें आपको तैयार हो जाएं, तब स्पेलिंग एरर पे जाइएगा। आपको क्या करना है कि एक एक चीज़ को पकड़िएगा और लगभग 30 to 40 डेली आपको पढ़ना है और उसको अगले दिन फिर रिवाइज़ करना है। ऐसे करते करते आपको 3 से 4 महीने लगेंगे और आपका पूरा का पूरा वोकैब ये तैयार हो जाएगा। फिर स्पेलिंग एरर में क्या करना है, आपको केवल जैसे आप ब्लैक बुक जब लेंगे तो लगभग 200 स्पेलिंग एरर एक एक पेज में लिखा होगा, मतलब आपको 15 से 20 दिन लगेंगे पूरे के पूरे स्पेलिंग एरर को ख़त्म करने में। तो केवल रीड इसमें करना रहेगा। तो ये हो गया वोकैब का। वोकैब के बाद में ग्रामर को थर्ड प्रायोरिटी पे मैंने रखा है, इसलिए रखा है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आप 3 से 4 घंटे अगर उनके टीचर की वीडियोस को दे रहे हैं और फिर नोट्स बना रहे हैं, तो आपके इतने समय जाएंगे और उसका आउटपुट लास्ट में निकलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, ग्रामर के लिए ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले आप रीडिंग और वोकैब इन दोनों चीज़ को पैरेलल लेके चलेंगे और इसको बेस्ट करेंगे लगभग 1.5 से 2 महीने में। फिर आप ग्रामर पे आएंगे। ग्रामर के लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, आपकी इच्छा। पर मैंने क्या किया, 120 रूल्स बाय निम्सा मैम, इनकी क्लास को लगभग 2 से 3 बार देखा है और इनकी जो नोट्स थी 120 रूल्स की, वो मैंने 10 रूल्स डेली मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था और लगभग 15 से 20 दिन में वो रूल्स ख़त्म हो जाते थे, फिर रिपीट करता था, यही ऐसे प्रोसेस चलता रहता था। आप क्या कर सकते हैं, ग्रामर के लिए प्रैक्टिस के लिए पिनेकल की पीवाई की बुक ले सकते हैं। उसमें 4 से 5 टॉपिक, जैसे स्पॉटिंग एरर हो गया और पैराजम्बल हो गया और सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे फ्रेजल वर्ब हो गया, PQRS हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। तो मैं फ्रेजल वर्ब के लिए रानी मैम को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इन्होंने 17 से 18 वीडियोज़ पढ़ाई हुई हैं और आप उसको वीडियोज़ को देखेंगे, उसका प्रॉपर अपना नोट्स बनाएंगे और उसमें उन्होंने लगभग 150 के करीब फ्रेजल वर्ब्स को उन्होंने बताया है मैम ने, और वो बहुत ही बेस्ट फ्रेजल वर्ब्स हैं, क्योंकि उससे बाहर जल्दी पेपर में आता भी नहीं है, और अगर आएगा तो वो आपकी रीडिंग से ही हो जाएगा। मैंने बताया ना कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी PQRS क्लोज टेस्ट के लिए आपको कोई चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रीडिंग, आपका मॉक, यही सारी चीज़ें इनफ है। बाकी पिनेकल में PQRS दिया रहेगा, आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हैं। अगर आप आज से ही स्टार्टिंग अपनी प्रिपरेशन की कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेक्शनल मॉक डेली 1 स्टार्ट कर दीजिए देना, डेली देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेक्शनल मॉक ही आपका एट द एंड बहुत फ़ायदा देगा। बाकी ये सारी चीज़ें प्रोसेस में चलती रहेंगी, पर सेक्शनल मॉक डेली दीजिए और एक रफ़ कॉपी लीजिए, उसको 4 सेक्शन में डिवाइड करिए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड GS। और आपकी इंग्लिश में जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं, नया मोकैब मिल रहा है, नया अगर फ्रेजल वर्ब मिल रहा है, स्पॉटिंग एरर में कोई गलती हो रही है, उन सारी चीज़ों को नोट करते जाइए
और मेंस के टाइम में आपके लगभग 20 से 30 पन्ने का ऐसा एक कॉपी बन जाएगा और आपको उसको फिर रिवाइज़ करना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मिस्टेक्स का आपका एक रफ रहेगा। तो जितनी भी मिस्टेक्स कम करोगे आप मेंस में, आपका उतना ही बढ़िया रैंक आएगा। तो ये हो गया इंग्लिश की प्रॉपर गाइडेंस। तो अब बात करते हैं जीएस की स्ट्रेटजी की। जीएस में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम भी बेस्ट स्कोर पा सकें। जीएस बहुत ही वास्ट सिलेबस है सीजीएल में, तो जीएस को आपको लिमिटेड समय देना होगा, क्योंकि इसमें आप जितना टाइम दोगे आपका आउटपुट बहुत ही कम रहता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन लेना। जीएस भले ही रैंक डिसाइड करता है, पर ज़रूरी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेना ही होता है। तो आपको 3 कोर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। जीएस को आपको बिगनिंग में लगभग 1.5 से 2 घंटे आप डेली दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपको पहले कोई भी वाइजली टीचर अपना चूज़ करना रहेगा। मैंने परमार सर से पढ़ा था, तो आप भी परमार सर से पढ़ सकते हैं, या कैरियर विल्स ऐप से आप कोई भी टीचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप खुद नोट्स मत बनाइएगा, आप टीचर के बनाए हुए नोट्स को ही फॉलो करिएगा, यही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम दोगे नोट्स बनाने में तो वो ज़्यादा सही नहीं होगा। उसके बाद आप जब 1-2 सब्जेक्ट को कंप्लीट, 2-3 सब्जेक्ट को मिनिमम कंप्लीट कर लो, फिर आप पीवाईक्यू सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर दीजिएगा, उसको डेली देना है। बाकी आपकी अगर इच्छा हो तो आप पीवाईक्यू बुक किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जो सब्जेक्ट्स जीके के अंदर आते हैं, और इनमें से जो 4 सब्जेक्ट टिक लगे हुए हैं, आपको सबसे पहले इन्हीं 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इन्हीं 4 सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा प्री में भी और मेंस में क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा करिएगा कि जो टिक लगे हुए 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से मिनिमम 3 सब्जेक्ट को आप प्री से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। मतलब 3 सब्जेक्ट को आपको किसी टीचर से उसका थ्योरी पढ़ना है, और उनके नोट्स को मिनिमम 1 या 2 बार तो रिवाइज़ कर ही लीजिएगा। ये आपको मेंस से पहले बहुत फ़ायदा देगा। बाकी अगर बात किया जाए करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स को आपको केवल मेंस के टाइम पढ़ना है, प्री के टाइम मत पढ़िएगा, क्योंकि प्री के टाइम इसको टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेंस के टाइम में कोई ना कोई टीचर, जैसे आरबी टीचर या परमार सर, 60 से 70 पेज की आपको एक पीडीएफ देंगे। उसी पीडीएफ को आपको 2 बार 3 बार पढ़ना है, और उसी से क्वेश्चन फंस जाते हैं। बाकी अगर बात किया जाए स्टैटिक जीके का, तो स्टैटिक जीके के लिए मैं कहूँ तो आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत स्टार्टिंग में नहीं है, क्योंकि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन केवल प्री में पूछे जाते हैं, मेंस में क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। और 1-2 क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो आपको केवल फिक्स टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस हो गया, बुक्स ऑथर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। बाकी अगर उसके बाद आपको टाइम बचता है तो आप बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री लास्ट में और ज्योग्राफी को लास्ट में पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो टिक लगे हुए 4 सब्जेक्ट हैं, इनको पहले आप ख़त्म करिएगा, और लगातार नोट्स को रिवाइज़ करते हुए चलना है आपको। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी थी जीके की। और अगर हम बात करें स्टैटिक जीके के लिए, तो स्टैटिक जीके को आप बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी ये कंप्लीट गाइडेंस थी जीके की। अगर आप इस जीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और अच्छे से प्रॉपर रिवाइज़ करते हुए चलते हैं, तो एट द एंड जीके में आपका स्कोर बहुत अच्छा ही आएगा। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के बाद में अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स है जो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के फेज़ में की थी, और आपको भी उसको अवॉइड करना चाहिए ताकि आप भी और बेटर रैंक ला सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी बना ली और आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड नहीं रखते हैं। जैसे किसी भी टेलीग्राम पर कोई भी आपको नोट्स वोकैब की पीडीएफ मिल गई, या किसी भी जीएस की कोई भी नोट्स मिल गया, आप उसको देखने लगते हैं। जिससे क्या होता है कि आप उसको फिर अगेन रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी स्ट्रेटजी पे ही, अपनी चीज़ों पे ही बहुत ज़्यादा डाउट होने लगेगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जिस चीज़ को आप 3 से 4 बार रिवाइज़ ना कर पाएँ, वो हमेशा चीज़ें बेकार ही होती हैं। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। दूसरा, मॉक एनालिसिस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेंगी। जो भी मॉक दें उसका प्रॉपर एनालिसिस उसी दिन करिए, उसको अगले दिन के लिए कभी भी मत छोड़िएगा। और तीसरा है कि कंपेयरिंग विद अदर्स। चाहे जैसे मान लीजिए आपने कोई भी मॉक दिया, आप उस मॉक का नंबर को कंपेयर यूट्यूब पे जाके किसी भी टॉपर्स के जो मॉक देते हैं उससे कंपेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस को खुद एनालिसिस करना है, और खुद देखना कि कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस गलत गए हैं, क्या चीज़ें गलत गई हैं, उसको खुद एनालिसिस करके आगे बढ़िए। तो इन 3 बिगेस्ट मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है,
और आपको अपने प्रिपरेशन में लगे रहना है और आपको भी सिलेक्शन जल्दी मिलेगा। बाकी और किसी भी चीज़ पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना सकता हूँ। बाकी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और किसी भी चीज़ का अगर आपको डाउट हो रहा है, किसी भी चीज़ से आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।